हे गाइस, वेलकम टू एग्रीकल्चर आईक्यू। एग्रीकल्चर आईक्यू में आपका स्वागत है। तो गाइस, हम एक और नई क्लास के साथ हाजिर हो चुके हैं। आईबीपीएस आरआरबी स्केल 2 यानी कि जो एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए उसके लिए जो खास यहाँ पर बैच चल रहा है, यहाँ पर टारगेट बैच, उसकी आज जो लेक्चर है वो है आपका 8th। तो इससे पहले अगर आपने फर्स्ट से 7th पार्ट नहीं देखे तो आप ऊपर आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन में भी जा सकते हैं। और साथ ही साथ जो हमारे नए यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं वो मैं उनको चाहता हूं मैं कि अभी के अभी यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम फाइनेंशियल अवेयरनेस का इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है यहाँ पर आरबीआई और उसके हम जानेंगे यहाँ पर फंक्शन। तो जल्दी से शुरू करते हैं। बिफोर वी बिगिन गाइस, यहाँ पर टेलीग्राम चैनल है एग्रीकल्चर आईक्यू ऑफिशियल, जिसमें कि हर वीडियो और पीडीएफ का नोटिफिकेशन वहां मिल जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर एग्जाम रिलेटेड क्वेरी और यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर पोस्ट मैं वहां पे डालते रहता हूँ। तो ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल टुडे। अब बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आरबीआई की। आरबीआई जैसे आपको पता है यहाँ पर सेंट्रल बैंक है। यहाँ पर ये हेड है, यहाँ पर जैसे फैमिली में यहाँ पर हेड होता है फादर या मदर, तो उसी प्रकार यहाँ पर जो फैमिली है यहाँ पर पूरे बैंकों की, उसका ये एक हेड मास्टर है, यानी कि हेड है यहाँ पर आरबीआई। सेंट्रल बैंक है यहाँ पर, इसकी जो देखेंगे हम इससे क्या बोलते हैं। पहले तो सबसे पहले यहाँ पर इसकी जो फुल फॉर्म है यहाँ बहुत कॉमन है यहाँ पर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसे हम बोलते हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये स्टैब्लिश हुआ था यहाँ पर, सबसे पहले ही हम बात करेंगे स्टैब्लिशन की। तो स्टैब्लिश हुआ था यहाँ पर अप्रैल 1 1935 में ये स्टैब्लिश हुआ था इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ, यानी कि इस एक्ट के अनुसार यहाँ पर ये रिजर्व बैंक यहाँ पर स्टैब्लिश हुआ था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है यहाँ पर वो किस एक्ट के अनुसार यहाँ पर बना था। तो यानी कि जो आंसर आ जाएगा वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 और स्टैब्लिश हुआ था अप्रैल 1 1935। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं यहाँ पर। आगे है यहाँ पर इट वॉज स्टैब्लिश इन कैलकाटा। तो सबसे पहले यहाँ पर कोलकाता में यहाँ पर स्टैब्लिश हुआ था। उसके बाद यहाँ पर मूव हो गया था यहाँ पर मुंबई में। मुंबई में जब मूव हुआ तो कौन से टाइम मूव हुआ, यानी कि 1937 में। तो यानी कि 1937 में यहाँ पर ये मूव हो गया था मुंबई में। अब आगे बात करेंगे यहाँ पर नेशनलाइज की, यानी कि जो राष्ट्रीयकरण है इसका, राष्ट्रीयकरण ये हुआ था 1949 में। इससे पहले यहाँ पर ये प्राइवेटली ओन था। 1949 के बाद यहाँ पर ये फुल्ली ओन हो गया यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। ठीक है जी, इतना हमने समझा। बहुत हमने यहाँ पर बेसिक से जा रहे हैं। यहाँ पर आरबीआई हमने पहले यहाँ पर जाना एस्टेब्लिश कब हुआ था, किस एक्ट के अनुसार यहाँ पर ये एस्टेब्लिश हुआ था। पहले एस्टेब्लिश सेंटर कहाँ था, कैलकाटा, फिर यहाँ पर मुंबई में, कौन से सन में, और नेशनलाइज यानी कि राष्ट्रीयकरण कब हुआ, और ये अब यहाँ पर फुल्ली ओन्ड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। ठीक है, ये हमने समझा। आगे बात करते हैं यहाँ पर। आगे है यहाँ पर स्ट्रक्चर। तो कौन कौन से यहाँ पर कंपोनेंट है, यहाँ पर कौन कौन सी जो चीजें हैं यहाँ पर आरबीआई के अंडर आती है, यानी कि किन किन संरचना हम कह सकते हैं यहाँ पर कि आरबीआई की संरचना कैसी है। तो सबसे पहले यहाँ पर रिजर्व बैंक अफेयर्स आर गवर्न बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो जैसे कि हर यहाँ पर कंपनी में जैसे होता है यहाँ पर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उसी प्रकार यहाँ पर आरबीआई के भी यहाँ पर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं। देख लेते हैं कौन कौन से। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में सबसे पहले होता है आपका गवर्नर है यहाँ पर। आपको पता होगा अभी जो गवर्नर है यानी कि शक्तिकांत दास, ये है यहाँ पर हमारे गवर्नर ऑफ इंडिया। तो गवर्नर ऑफ आरबीआई, तो गवर्नर होता है यहाँ पर सेंट्रल बोर्ड में सबसे पहले। उसके बाद 4 डेप्टी गवर्नर होते हैं यहाँ पर, उनके नीचे यहाँ पर डेप्टी गवर्नर होते हैं। फिर यहाँ पर डायरेक्टर होते हैं 4 डायरेक्टर नॉमिनेट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, 1 फ्रॉम ईच ऑफ द 4 लोकल बोर्ड। यानी कि आरबीआई के जो लोकल है यानी कि नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, तो उनके अनुसार यहाँ पर वहां से नॉमिनेट चयनित होते हैं यहाँ पर 4 डायरेक्टर्स। उसके बाद जो है यहाँ पर जो 10 डायरेक्टर्स हैं वो नॉमिनेट करती है यहाँ पर, जो चयनित होते हैं वो होती है सेंट्रल गवर्नमेंट से। तो आप यहाँ पर कंफ्यूज मत होइए, जो 4 डायरेक्टर हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर चयनित करती है, पर यहाँ पर जो होते हैं वो एक एक यहाँ पर ईच, यानी कि जो 4 लोकल बोर्ड्स हैं उनमें से एक चयनित होते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट उसे लास्ट में स्वीकृति देती है। और जो यहाँ पर जो 10 डायरेक्टर है वो यहाँ पर सीधे यहाँ पर नॉमिनेट होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से। ठीक है, हमने ये समझा। और यहाँ पर जो लास्ट है वो है 2 गवर्नमेंट जो ऑफिशियल है वो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चयनित या फिर होते हैं। अब आगे बात करते हैं यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रक्चर मैं इस तरीके से समझाऊं तो यहाँ पर ज्यादा अच्छा है। यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये आप देख सकते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, फिर लोकल बोर्ड्स, फिर यहाँ पर गवर्नर आता है, डेप्टी गवर्नर, एग्जीक्यूटिव गवर्नर, फिर इसके अंदर यहाँ पर अंडर आ जाता है यहाँ पर ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट और फिर सेंट्रल ऑफिस डिपार्टमेंट।
ये यहाँ पर टिपिकल, यहाँ पर इन जनरल यहाँ पर स्ट्रक्चर है, ये आप समझ सकते हैं। तो क्वेश्चन इसमें से जनरली नहीं बनता है, पर आपको यहाँ पर गवर्नर आपको पता होना चाहिए कौन है, और जो इसकी जो बेसिक स्ट्रक्चर है ये आप थोड़ा याद कर सकते हैं, ये यहाँ पर समझाने के लिए है। तो जनरली एग्जाम में नहीं आता है, पर छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए। आगे बात करते हैं, आगे है यहाँ पर सेंट्रल बोर्ड जो है यहाँ पर ये असिस्ट करती है यहाँ पर, यानी कि इसकी हेल्प करती है 3 कमेटी, सीसीबी, बीएफएस और बीपीएसएस। हम देखते हैं यहाँ पर क्या क्या है। पहला है कमिटी ऑफ द सेंट्रल बोर्ड, जो सेंट्रल बोर्ड के अंडर जो कमिटी है वो है पहला सीसीबी, और दूसरा है यहाँ पर बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरवाइजर, जो फाइनेंशियल है हमारा, जो आर्थिक है यहाँ पर, जो फाइनेंशियल करती है यहाँ पर, तो उसका जो सुपरवाइज करता है, उसको जो कंट्रोल करता है वो कमेटी यहाँ पर बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरवाइजन। ये हो गया आपका जो हमारे वित्तीय प्रणाली है, यानी कि जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसके तहत यहाँ पर जो कंट्रोल करता है वो बीएफएस। और फिर हो गया बोर्ड फॉर रेगुलेशन एंड सुपरवाइजन ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, जो हमारी पेमेंट है उसका जो रेगुलेशन और जो सुपरवाइजन है, यानी कि जो देख रेख है, उसका है यहाँ पर बीपीएसएस, बोर्ड फॉर रेगुलेशन एंड सुपरवाइजन ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। गाइस, जैसे मैंने अगर आप मेरी वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं तो मैंने एक बात आपको अक्सर कही कि जैसे ये है यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म है बीपीएसएस, तो इनको आपको बाय हार्ट यहाँ आपको याद होना चाहिए। जैसे कि मैंने पहले भी आपको कहा है कि क्वेश्चन बनते हैं इसमें, यानी कि पूछा जा सकता है कि बीपीएसएस में यहाँ पर पी स्टैंड क्या करता है, यानी कि पी की फुल फॉर्म क्या है, यानी कि पी स्टैंड क्या करता है, यानी कि बीपीएसएस में तो बोर्ड फॉर रेगुलेशन एंड सुपरवाइजन ऑफ पेमेंट। तो इस तरीके से यहाँ पर पेमेंट को यहाँ पर जनरली शो करता है ये पी। तो इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। मैं एक काम कर सकता हूँ आप लोगों के लिए कि यहाँ पर लास्ट में मैं आपके लिए बना सकता हूँ सारी शॉर्ट फॉर्म और उसके एब्रिवेटेड जो भी है, यहाँ पर मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा यहाँ पर टेलीग्राम चैनल में। आगे है आपका, आगे हम देखेंगे यहाँ पर फंक्शन ऑफ आरबीआई। तो यहाँ पर देख लेते हैं यहाँ पर कि आरबीआई के फंक्शन क्या क्या है, क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य करता है यहाँ पर आरबीआई। तो सबसे पहला है यहाँ पर मॉनिटरी अथॉरिटी, मॉनिटरी को अथॉरिटी करता है यहाँ पर रेगुलेट एंड सुपरवाइज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन। तीसरा है यहाँ पर करेंसी मैनेजमेंट। चौथा है यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट। पांचवा है आपका बैंकर टू बैंक्स, और छठा है आपका बैंकर टू गवर्नमेंट, और फिर करता है रेगुलेट एंड सुपरवाइज द फाइनेंशियल सिस्टम। तो इस तरीके से यहाँ पर एक एक करके देखते हैं हम क्या क्या है इसका। तो सबसे पहला है यहाँ पर मॉनिटरी अथॉरिटी। तो मॉनिटरी अथॉरिटी में क्या होता है, सिंपली द आरबीआई बीइंग द सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री इज द मॉनिटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड सोल अथॉरिटी वेस्टेड विद द पावर टू इशू करेंसी नोट। तो सिंपल अगर मैं बोलूं, जो यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट है, यानी कि इंटरेस्ट रेट यहाँ पर तय करता है यहाँ पर आरबीआई, जिससे कि यहाँ पर जो महंगाई है उसको काबू किया जा सके। और साथ ही साथ ये यहाँ पर करेंसी जो आप देखते हैं ना, यहाँ पर नोट वगैरह सारे, ये यहाँ पर इशू कौन करता है, ये सारे आपके आरबीआई यहाँ पर इशू करता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। मतलब मॉनेटरी अथॉरिटी यानी कि पूरा जो इंटरेस्ट रेट जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर ये तय करता है यहाँ पर आरबीआई। ठीक है जी। और यहाँ पर रेगुलेट द सप्लाई ऑफ करेंसी, यानी कि कितना जो करेंसी है वो यहाँ पर मार्केट में रहनी चाहिए, ये भी यहाँ पर रेगुलेट कौन करता है, आरबीआई करता है। कि क्योंकि ज्यादा ही करेंसी हो जाएगी तो भी यहाँ पर खतरा है यहाँ पर इकोनॉमी के लिए, और यहाँ पर और अगर ज्यादा ही कम है तो भी यहाँ पर खतरा है। तो यहाँ पर ये बैलेंस करता है यहाँ कि रेगुलेट करता है सप्लाई ऑफ करेंसी एंड क्रेडिट इन द इकोनॉमी टू सिक्योर मॉनेटरी एंड प्राइस स्टेबिलिटी, यानी कि जो महंगाई है वो यहाँ पर काबू में रहे और जो प्राइस है यानी कि वो यहाँ पर काबू में रहे, स्टेबिलिटी बनाए रखे, हमें स्थिरता बनी रहे। तो इसके लिए यहाँ पर ये आरबीआई यहाँ पर रेगुलेट करता है। ये पॉइंट आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे है आपका, आगे है करेंसी मैनेजमेंट। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि करेंसी यहाँ पर इशू आरबीआई करता है। तो लाइफ साइकिल देख लेते हैं यहाँ पर नोट की यहाँ पर कैसे है। तो सबसे पहले यहाँ पर प्रिंटिंग रिक्वायरमेंट होती है, यहाँ पर प्रिंटिंग, यहाँ पर प्रिंट किया जाता है यहाँ पर नोट, और फिर यहाँ पर इंटेंट किए जाते हैं, यानी कि जो भी यहाँ पर सीरियल नंबर है उस हिसाब से यहाँ पर कितने यहाँ पर कट लगना चाहिए, कितना मार्जिन होना चाहिए, ये सारे यहाँ पर होते हैं यहाँ पर करेंसी में। फिर यहाँ पर जो सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग एडुकेट क्वांटिटी ऑफ करेंसी, जो करेंसी है यहाँ पर उसकी सप्लाई करना और डिस्ट्रीब्यूट करना करेंसी को अलग अलग बैंक में, ये सारा काम यहाँ पर आता है करेंसी मैनेजमेंट में।
throughout the country, ensuring the quality of banknote in circulation by continuous supply of clean note। तो आपको यहाँ पर पता होगा धीरे धीरे यहाँ पर इंटरवल में जो क्लीन नोट्स है यानी कि जो सन के हैं, जैसे आप देखते हैं यहाँ पर कि क्वाइंस में यहाँ पर कि नए नए यहाँ पर जो क्वाइंस है यहाँ पर नए नए सन की यहाँ पर 2019 2020 के यहाँ पर जो क्लीन जो क्वाइंस है या फिर नोट्स हैं वो यहाँ पर मार्केट में इशू किए जाते हैं, और जो पुराने हैं वो यहाँ पर विड्रॉल किए जाते हैं, यानी कि जो पुराने हैं यहाँ पर उनको वापस यहाँ पर आ जाते हैं वो बैंक में और उनको यहाँ पर बंद कर देते हैं। एक तरीके से यहाँ पर बंद कर सकते हैं, यहाँ पर जब वापस बुला देते हैं उन नोटों को तो लगभग बंद हो जाते हैं और नए जो क्लीन नोट्स है वो यहाँ पर सप्लाई किए जाते हैं मार्केट में। तो ये सारा काम यहाँ पर आरबीआई का है। आगे बढ़ेंगे, आगे यहाँ पर रेगुलेट एंड सुपरवाइज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से हम क्या समझते हैं यहाँ पर कि वित्तीय जो स्थिरता है वो यहाँ पर बनाए रखता है यहाँ पर आरबीआई, और जो वित्तीय इंक्लूजन है यानी कि जो पिछड़े इलाके उनको यहाँ पर बढ़ावा देना, और यहाँ पर सिंपली यहाँ पर क्या कि जो उनको वित्तीय सेवाएं प्रदान करना, ये सारा आरबीआई का है। यहाँ पर देख लेते हैं क्या है। इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आरबीआई टू रेगुलेट एंड सुपरवाइज द बैंकिंग सेक्टर विद आई ऑन सिक्योरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन। अब हमने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हमने क्या बोला यहाँ पर कि वित्तीय जो स्थिरता है यानी कि स्थिरता बनी रहे मार्केट में, यहाँ पर स्थिरता बनी रहे कि यहाँ पर ज्यादा महंगाई ना हो और जो इंटरेस्ट रेट है वो भी यहाँ पर काबू में रहे, ये सारा यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है यहाँ पर आरबीआई की। और जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है यानी कि जो पिछड़े इलाके हैं यहाँ पर उनमें जो कम आयु वाले लोग हैं यहाँ पर उनको यहाँ पर वित्तीय सेवाएं यहाँ पर प्रदान की जाती है आरबीआई के द्वारा। ये सारा चीज यहाँ पर रेगुलेट कौन करता है, ये करता है आपका आरबीआई। ठीक है, हमने ये समझा। यहाँ पर आगे है आपका फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट। तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट यानी कि जो फॉरेन रिजर्व होते हैं यहाँ पर एक्सचेंज मार्केट, यहाँ पर फॉरेन रिजर्व आपको पता होगा यहाँ पर कि जो कुछ ना कुछ यहाँ पर रिजर्व हम रखते हैं यहाँ पर फॉरेन करेंसी यानी कि डॉलर के रूप में या फिर गोल्ड के रूप में हम रखते हैं कि अगर यानी कि अगर हमारी जो वैल्यू है वो डीवैल्यू हो जाए, यहाँ पर जो हमारी जो करेंसी है अगर वो डीवैल्यू हो जाए तो यहाँ पर हम गोल्ड में यहाँ पर परचेस कर सकते हैं या फिर डॉलर में परचेस कर सकें। इसके लिए जो रिजर्व रहता है यहाँ पर वो फॉरेन रिजर्व रहता है यहाँ पर, तो कुछ अमाउंट हमारा रिजर्व रहता है यहाँ पर आरबीआई में। तो उस चीज के लिए यहाँ पर जो रिजर्व बैंक है यहाँ पर वो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को यहाँ पर ओवरसीज करता है, यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, उसके रोल रहता है और उसको सुपरवाइज भी करता है और रेगुलेट भी करता है यहाँ पर आरबीआई। किसके तहत, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी कि 1999 के तहत यहाँ पर ये सारा चीज करता है, सुपरवाइज भी करता है और रेगुलेट भी करता है। कौन, आरबीआई। तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर पार्ट। आगे है यहाँ पर बैंकर टू बैंक्स। बैंकर टू बैंक्स यानी कि आपको पता होगा यहाँ पर मैंने हाल ही में यहाँ पर ये आपको बताया था यहाँ पर पिछली क्लास में रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। तो उसके तहत यहाँ पर कि आरबीआई यहाँ पर बैंकर टू बैंक्स है यानी कि लोन सारे यहाँ पर बैंकों को यहाँ पर आरबीआई देखता है कि यहाँ पर जो बैंक है यहाँ पर छोटे मोटे एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक और भी जो छोटे छोटे बैंक है, डोमेस्टिक बैंक है, वो यहाँ पर दरवाजा खटखटा सकते हैं यहाँ पर आरबीआई का कि हमें यहाँ पर लोन चाहिए, और ये लोन यहाँ पर प्रदान करता है आरबीआई। तो सिंपल अगर मैं भाषा में बताऊं तो बैंकर टू बैंक्स। आगे अगर हम देखेंगे तो आगे यहाँ पर बैंकर टू गवर्नमेंट। तो बैंकर टू गवर्नमेंट सिंपली क्या होता है कि जो गवर्नमेंट का जो कैश होता है यहाँ पर कैश बैलेंस, जो करंट अकाउंट डिपॉजिट रहता है आरबीआई का आरबीआई में, तो वो सारा यहाँ पर रेगुलेट करता है यहाँ पर आरबीआई, जिसमें कि जो आरबीआई प्रोवाइड करता है यहाँ पर शॉर्ट टर्म क्रेडिट गवर्नमेंट को, ताकि जो यहाँ पर जो उनमें यहाँ पर कोई यहाँ पर गिरावट ना आए, यहाँ पर कि गवर्नमेंट में यहाँ पर पैसा बना रहे, कोई शॉर्टेज ना हो। तो इसलिए यहाँ पर शॉर्ट टर्म जो लोन है यहाँ पर वो भी प्रदान करता है आरबीआई। तो बैंकर टू यहाँ पर बैंक भी है और बैंकर टू गवर्नमेंट भी है। आगे यहाँ पर रेगुलेट एंड सुपरवाइज द फाइनेंशियल सिस्टम। जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पर जो वित्तीय यहाँ पर प्रणाली हमारी उसको यहाँ पर सुपरवाइज भी करता है और रेगुलेट भी करता है। तो आरबीआई यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है इंडिया को, जैसे कि कोई ना कोई यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव होता है यहाँ पर स्टेट का, उसी प्रकार यहाँ पर कंट्री का जो रिप्रेजेंटेटिव है यानी कि आरबीआई की आरबीआई यहाँ पर आरबीआई बताता है यहाँ पर आईएमएफ आपको पता होगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यहाँ पर, जो कि यहाँ पर रेगुलेट करता है यहाँ पर ग्लोबल पॉवर्टी को यहाँ पर रिड्यूस करता है, इनकरेजिंग यहाँ पर ट्रेड को यहाँ पर इनकरेज करता है, प्रोमोटिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को यहाँ पर 189 कंट्रीज का ये ग्रुप है यहाँ पर बहुत बड़ा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो उसके तहत यहाँ पर आरबीआई जो रिप्रेजेंट करता है इंडिया को, यहाँ पर एक चयनित है यहाँ पर इंडिया का कि हमारी जो प्रमोट हो रही है, हमारी जीडीपी अच्छी जा रही है, यहाँ पर
ग्रोथ हमारी इकोनॉमी में बहुत अच्छी हो रही, तो इस तरीके से यहाँ पर आरबीआई हमको यहाँ पर इंडिया को रिप्रेजेंट करता है पूरे बड़े प्लेटफॉर्म में, यानी कि आईएमएफ में हमें रिप्रेजेंट करता है कि हमारी जो कंडीशन है यानी कि इकोनॉमी हमारी कैसी जा रही है, तो आरबीआई ये वाला रोल भी करता है। अब हम देखेंगे यहाँ पर जो जो हमने समझा यहाँ पर उसका अगर हम समरी लें तो क्वेश्चन से अच्छा समरी और कोई नहीं हो सकती। तो पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ आरबीआई। तो आरबीआई के मैंने फंक्शन आपको इतने सारे बताए, लगभग 6-7। तो सबसे पहला पूछा है कि यही क्वेश्चन यहाँ पर ज्यादातर आता है कि इनमें से कौन सा फंक्शन आरबीआई का नहीं है। पहला है बैंकर टू बैंक्स एंड गवर्नमेंट लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, तो ये तो यहाँ पर सही लग रहा है। क्रेडिट मैनेजमेंट भी यहाँ पर आरबीआई करता है। तीसरा यहाँ पर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड मेकिंग लोन्स फ्रॉम पब्लिक। चौथा यहाँ पर रेगुलेटिंग करेंसी, और पांचवा है नन ऑफ द वन। तो आपने ये देखा कि रेगुलेटिंग करेंसी भी यहाँ पर आरबीआई करता है, क्रेडिट मैनेजमेंट भी, बैंकर टू बैंक। पर ये तो हमने नहीं पढ़ा है कि एक्सेप्टिंग डिपॉजिट मतलब डिपॉजिट एक्सेप्ट भी करता है और लोन लेता है यहाँ पर पब्लिक से लोन तो नहीं, हमने ये नहीं सीखा है। तो यही आपका आंसर है यहाँ पर, ये यहाँ पर कोई फंक्शन नहीं है आरबीआई का, ये यहाँ पर रॉन्ग हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पर सवाल आएंगे और आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से यहाँ पर करना है और आप सही यहाँ पर ऑप्शन चुनेंगे। आगे बहुत सिंपल यहाँ पर क्वेश्चन है विच वाज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नेशनलाइज, यानी कि व्हेन, यहाँ पर व्हेन आना चाहिए था। व्हेन वाज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नेशनलाइज, तो नेशनलाइज कब हुआ, राष्ट्रीयकरण कब हुआ, ये हमने अभी आपको बताया 1935, 47, 48, 49, 1960। तो जो सही आंसर है वो है 4, यानी कि 1949। तो 1949 आपका सही आंसर हो गया। तो